तो बच्चों हम लोग पढ़ रहे थे मैट्रिसेस, आप भी पढ़ रहे थे क्लास 12th में, और प्रश्नावली चल रही थी 3.2 में क्वेश्चन 18 तो मैंने कंप्लीट कर दिया। आज क्वेश्चन नंबर 19, 20 और 2 MCQ 21, 22 देखते हैं और उन्हें खत्म करते हैं बच्चों। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। लो बच्चों बुक लो। लिखा है क्वेश्चन नंबर 19 में, किसी व्यापार संघ के पास 30,000 रुपयों का कोष है जिसे 2 भिन्न भिन्न प्रकार के बॉन्डों में निवेशित करना है। प्रथम बॉन्ड पर 5% वार्षिक तथा द्वितीय बॉन्ड पर 7% वार्षिक ब्याज प्राप्त होता है। आव्यूह गुणन प्रयोग द्वारा निर्धारित कीजिए कि 30,000 रुपये के कोष को 2 प्रकार के बॉन्डों में निवेश करने के लिए किस प्रकार बांटे जिससे व्यापार संघ को प्राप्त कुल वार्षिक ब्याज पहले पर 1800 हो, फिर क्या हो, कुल का आ गया। पहले हम एक पार्ट करेंगे बच्चों, एक पार्ट तुम लोग करना घर पे। देखो माना प्रथम बॉन्ड पे कितना खर्च किया गया है, माना फर्स्ट बॉन्ड पर, बॉन्ड नहीं रुपए लगते हैं बच्चों। जैसे 30,000 बॉन्ड का मतलब से हम लोग नहीं निवेश करते हैं, रुपए खर्च करते हैं, तो बॉन्ड बोलते हैं यहाँ पे। ठीक है, इन्वेस्टिंग जो होती है रुपए से बॉन्डिंग के रूप में होती है। तो यहाँ पे फर्स्ट बॉन्ड पे खर्च हुए रुपए कितने मान लिए उन्होंने, x माना। और इसलिए बताओ कि सेकेंड बॉन्ड पे कितना खर्च होगा रुपए, 30,000 माइनस, क्योंकि कुल कितने रुपए है उसके पास, 30,000 रुपए है। x रुपए खर्च कर दिए वहां पे, तो सेकेंड बॉन्ड में जो बचे होंगे वो खर्च कर देगा बच्चों। सिंपल सी बात है बच्चों। चलो हमें आव्यूह गुणन नियम से करना है, समझना बच्चों। पहले पे x, दूसरे पे कितना, 30,000 माइनस x, ये फर्स्ट बॉन्ड पे सेकेंड। अब जो मिल रहा ब्याज, ब्याज को यहां लिखो, कितना ब्याज मिल रहा पहले पर, 5%, दूसरे पर बराबर में कुल कितने रुपए में लोग को प्राप्त हुए, 1800 लिखा ना, 1800 बच्चों। पहला देखो ये कितना है बच्चों, 1x2, ये कितना है, और ये देखो 1x, और ये 1x1 बनेगा भी बच्चों, बनेगा बच्चों। ठीक है, बोलो पहली रो पहली कॉलम एक सिर्फ आएगा, इसका इंटू इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5x बटे में 100। क्यों, परसेंट हटेगा, बटे में क्या लगेगा 100। इसका गुणा इसमें करोगे, ठीक है, बराबर नहीं आया क्या, लासा बोलो यहां पे, 5x प्लस 21 के आगे 4 जीरो। अब तुलना कर लो बच्चों, तुलना करने पर ये कितना बचेगा, अब तुलना कर दे रहे, मैट्रिक्स हटा दे रहे बच्चों, बटे बराबर तिरछा बराबर 1 8 कितने 0 4 माइनस 2x बराबर 18 के आगे 4 जीरो माइनस कितना बचेगा, माइनस का 30,000 माइनस में कट हो गया, 2 से काट दो बच्चों, कितना आ जाएगा, 15,000। मतलब x की वैल्यू कितनी है बच्चों, मतलब पहले बॉन्ड पे जो रुपए खर्च हुए कितने हैं, 15,000, दूसरे पे कितने जाएंगे, 30,000 माइनस का 15,000। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट सेम लगेगा सब कुछ। यहां पर क्या लिखा जाएगा बच्चों, बोलो 2,000, तो यहां क्या जाएगा 2,000, यहां क्या जाएगा 2, ठीक है, तो ये 2 लाख आ जाएगा। फिर इसके बाद माइनस करेंगे, ठीक है 5,000, तो यहाँ 5,000 और यहाँ पे 25,000 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ठीक, नोट करो जल्दी से। लेकिन ये पता लगाया कि x और 3,000 माइनस x इधर लिखने में 5%। ठीक है बच्चों, देखो जो ये बात जो तुमने पूछी कि कैसे मालूम चले, कि हमने क्या कहा था शुरुआत में, जब भी एलिमेंट लिखे जाते हैं पहले रो में लिखाते हैं, बताया था, याद होगा कि पहले जब भी हम लोग ऑर्डर वगैरह चेक करते हैं तो क्या चेक करते हैं, पहले रो चेक करते हैं, बाद में क्या करते हैं, कॉलम को चेक करते हैं। तो हमेशा पहले जिसको भी लिखना है, जिसको भी हम लोग को फाइंड करना है, वो हमेशा आगे लिखा जाएगा। और किस में लिखा जाएगा,
रो। जैसे मैंने कहा कि अब तुम्हारे पास कुछ रुपए, तुम्हारे पास कुछ रुपए, तुम्हारे पास कुछ रुपए, तो जो तुम्हारे रुपए हैं और जो तुमने चीज़ खरीदी है वो उसको कॉलम में लिखा जाएगा, और तुम्हारी जो चीज़ है जिसमें तुम कर रहे हो उसको हमेशा कहाँ लिखा जाएगा? रो में। तो इसको देखो मैंने किस में लिखा है? रो में। और इसको किस में लिखा है मैंने? क्योंकि पहले का इसमें पहले वाला, दूसरे का इसमें दूसरे। पहले पे ब्याज कितना मिल रहा है? 5%, दूसरे पे कितना मिल रहा है? 7% बच्चे यहाँ पे। ठीक है, तो ये ध्यान देना, हमेशा पहले किस में लिखा जाता है, फिर बाद में किस में लिखा जाता है? कॉलम। ओके, तो ये बात तुमसे ही पूछी कि कैसे मन चलेगा, रो में लिखें कि कॉलम में लिखे? तो हमेशा स्टार्टिंग करते हैं रो से। और पहले किसको लिखते हैं ये भी ध्यान दो यहाँ पे, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तुम इसको आगे नहीं लिख सकते, इसको पीछे नहीं लिख सकते हो बच्चों, इसको तुम्हें आगे ही लिखना पड़ेगा। तुम्हें देखना पड़ेगा जिसमें कि हम लोग का मल्टीप्लाई तो पॉसिबल हो ही। तो अगर हम उल्टा लिखेंगे तो तब भी पॉसिबल होगा बच्चों, ऐसा नहीं कि नहीं पॉसिबल होगा। देखो 2 क्रॉस 1 1 क्रॉस 2, लेकिन वो बनेगा क्या? फिर 2 क्रॉस 2 बनेगा, जबकि हमारा एक ही एलिमेंट आंसर आ रहा है। तो तभी हो पाएगा जब इसको रो में लिखेंगे और उसको क्या लिखेंगे? कॉलम में। ठीक है, तो वर्ड्स प्रॉब्लम इसीलिए इंपॉर्टेंट होते हैं कि तुम्हें समझना पड़ेगा किसको लिखना है पहले और किसको बाद में लिखना है। और जिसको पहले लिखना है वो हमेशा रो में रहेगा, बाद वाला हमेशा कॉलम में रहेगा। ठीक है, बोलो। अब समझना बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 इसी प्रकार से लगेगा, समझना ध्यान से। किसी स्कूल की पुस्तकों की दुकान में 10 दर्जन रसायन विज्ञान, ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 20, रसायन विज्ञान की बुकें कितनी है बच्चों? 10। हाँ, रसायन विज्ञान 10 दर्जन और 8 दर्जन भौतिक विज्ञान। 8 दर्जन, अरे सॉरी, और लिखा है तथा 10 दर्जन अर्थशास्त्र। कितनी है? 10। हाँ, और भी है मतलब विक्रय मूल्य क्रमशः, विक्रय मूल्य क्रमशः, क्रमशः मतलब इसका विक्रय मूल्य 80 रुपए, इसका विक्रय मूल्य 60 रुपए तथा 40 रुपए प्रति पुस्तक। प्रति पुस्तक मतलब मानो एक पुस्तक, ये कितने में है? दर्जन में है। ओके, 10 दर्जन बुकें खरीदी है और एक बुक का दाम कितने रुपए है? 80 रुपए। इसमें 8 दर्जन लिए, एक बुक का दाम कितना है? 10 दर्जन लिए, एक बुक का दाम कितना है बच्चों? एक दर्जन में कितनी वस्तुएं होती हैं? 12। ये सबको मालूम होगा। अब देखो पूछ रहा है कुल कितना, सभी पुस्तकों के बेचने पर कुल कितनी धनराशि प्राप्त होगी। देखो बच्चों, अब पहले बताओ, पहले बुक लिखे कि रुपए लिखे? पहले बुक लिखेंगे भाई, कि पहले रुपए लिख देंगे? पहले बुकों को देखा जाएगा ना, पहले बुक निकाल लेना हम लोग को। बुक देखेंगे तभी तो रुपए उसमें। अब जैसे तुम्हें हमें खरीदनी है 5 बुक, 5 बुक खरीदनी है, 1 रुपए, जब मान लो इसने कहा एक बुक 80 रुपए की है, तो 5 बुक गुणे 80 करोगे तुम यहाँ पे। ऐसे तो दोनों कर सकते हो, दोनों बात सही है, लेकिन पहले बुकों पे डिपेंड है कि बुक हम कितनी ले रहे हैं, कितनी हम बुक यहाँ पे ले रहे हैं। एक बुक ले रहे हैं तो उसी हिसाब से रुपए देने पड़ेंगे, 2 बुक ले रहे हैं तो उस हिसाब से लेने पड़े। तो बुकों की संख्या पे डिपेंड होते हैं पहले यहाँ रुपए। ठीक, जो रुपए फिक्स हो गया बच्चों, वो तुम चाहे 10 लो, चाहे 5 लो, चाहे 4 लो, लेकिन तुम्हें पहले बुकें मालूम करनी पड़ेगी कितनी बुकें ले रहे हैं। हम कितनी बुक ले रहे हैं? 10 दर्जन, नाम है 10 दर्जन, फिर 8 दर्जन और फिर किस में लिखा? रो में लिखा। लेकिन दर्जन में तो बाहर क्या लिखना पड़ेगा हम लोग को? 12, क्योंकि एक दर्जन में कितने होती हैं? 12 होती है। ठीक है बच्चों, अब इनके जो रुपए हैं 80, 60, 1 क्रॉस 1 बनेगा बच्चों, 1 क्रॉस 1 बनेगा। 10 का 80 में करोगे तो कितना आ जाएगा? 8 का 6 में करोगे 10 का 40, 8 4 सॉरी 8 4 1200, 1600, 0 12 ठे 9 5 72 72 और 9 20, 12 कम 5 72 हुआ था।
तो हासिल कितना लगा था? 81 हो गया था। 81 हो गया था। अच्छा 81 हो गया था। अतः कुल पुस्तकों का दाम जो बेचने पर विक्रय मूल्य आएगा वो आएगा 20,100। देख लो बच्चों, जब आंसर है ना, मान लीजिए वो आगे वाले क्वेश्चन के लिए बच्चों। आप देखते बच्चों 21 और 22 की जो बच्चों स्टेटमेंट वो नीचे लिखे हुए हैं। मान लीजिए एक्स वाई जेड डब्ल्यू पी ये मैट्रिसेस हैं। एक्स वाई जेड डब्ल्यू पी के ऑर्डर दे रखे हैं हम लोग के। कौन सा ऑर्डर बोलो, क्या क्या है? एक्स का ऑर्डर क्या है? 2 × n 2 क्रॉस n, 3 × k 3 क्रॉस k, 2 × p n × 3 n क्रॉस 3। तथा p क्रॉस के कोटियों के व्यू में हाँ तो सही उत्तर चुनिए। पहला क्वेश्चन है बच्चों पी वाई WI की कोटि क्या होगी, वो पूछा है बच्चों। देखो परिभाषित होने के लिए पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई की कोटि क्या होगी ये समझना चाहते हैं लोग। देखो बच्चों कोटि क्या होगी, देखो ये बीच में क्या लगा है, इन दोनों के बीच में गुणा, और इसके बीच में क्या लगा है बच्चों? गुणा कब संभव होता है जरा समझो। पी की कोटि क्या है? क्रॉस के। वाई की कोटि क्या है? बताओ ये गुणा कब संभव होगा? जब इसकी डब्ल्यू एक मिनट लिख लेते, डब्ल्यू की इनकी कोटि पहला और आगे समान होगा, आखिरी समान। और वाई बोलो, ठीक है हाँ। बच्चों। ये गुणा तभी संभव होगा जब ये वैल्यू इसके क्या होगी बराबर। तो मतलब के का मान कितना होना चाहिए? आखिरी का लास्ट 3। पहले के का मान कितना हो गया? 3। यहाँ पे तो पहले से है बच्चों, तो गुणा होने के बाद ये दोनों हट जाएंगे, बचेगा क्या बच्चों? पी क्रॉस के बचेगा। और आखिरी वाला ना है के। हाँ पी और के ये बचेगा, ये नहीं के ये वाला। गुणा करने के बाद इसमें गुणा करने के बाद क्या बचेगा? क्रॉस के अब इन दोनों क्या करना है? जोड़ने का नियम क्या था? जोड़ने के लिए वो दोनों सेम होने चाहिए। और p बराबर n के सेम है हाँ। तो मतलब पी की वैल्यू क्या होनी चाहिए? n के बराबर। तो जरा चेक कर लो ऑप्शन में कहा लिखा है के बराबर 3 पी बराबर n। पहला ठीक है। पहला हम नहीं है। दूसरा देख लो बच्चों, इसी में कह रहा है n बराबर p है, कहा गया है स्टडी में 7x माइनस। 5z। अरे ये 7 और 5 से कोई मतलब नहीं है यहाँ पर। क्यों? क्यों? क्योंकि हमें x मैट्रिक्स दे रखी है। यहाँ पे मैट्रिक्स दे रखी है क्या आप लोग को? जब मैट्रिक्स दे रखी होती तब 7 का मतलब होता है, तब 5 का मतलब होता है। यहाँ पे हमें क्या मेन मतलब यहाँ पे है? ऑर्डर। क्या लिखा है ऑर्डर? जेड का ऑर्डर बोलो। z का इससे कोई इफेक्ट तो पड़ेगा नहीं ना? नहीं नहीं पड़ेगा ना ऑर्डर पे, वो तो अंदर इंटू हो जाएगा बच्चों। तो ये इसका आएगा, इसका ये आएगा। क्या करना है? माइनस करना है। माइनस का भी सेम रूल होता है कि भाई यहाँ पे दोनों के ऑर्डर सेम होने चाहिए। और एन और पी क्या है? बराबर। तो जो आंसर आएगा वो या तो 2 क्रॉस n आएगा, या तो आंसर में क्या आएगा? 2 क्रॉस। भैया आंसर है तो ये आएगा, ये तो आंसर आंसर है। मतलब जब ये सॉल्व करोगे तो जो ऑर्डर आएगा जिसका मैट्रिक्स का वो, क्योंकि n और p सेम है ना दोनों, या तो 2 क्रॉस n आ जाएगा या क्या आ जाएगा? 2 क्रॉस p या p क्रॉस नहीं p क्रॉस 2 नहीं, क्योंकि n और p की वैल्यू 2 के इक्वल नहीं है। 2 के इक्वल नहीं है। है क्या? कहाँ से? कहां से? ये 2 सेम बच्चों। बीच में क्या लगा हुआ है? यहाँ पे देखो माइनस लगा हुआ है। माइनस करने का मतलब होता है सिंपल माइनस। दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए? सेम। गुणा नहीं कर रहे हैं हम लोग क्या कर रहे हैं? माइनस। जब भी माइनस प्लस करते हैं तो ऑर्डर क्या होना चाहिए? दोनों के सेम। ये सेम होने के लिए सेम कब होगा? जब n और p क्या होंगे? बराबर होंगे। और n और p बराबर दे रखे हैं। तो जब इसको हल करोगे, जैसे मान लो ये 2 क्रॉस n है और ये क्या है? 2 क्रॉस n है, तो जीरो नहीं बचेगा। जब हल करोगे तो क्या आएगा ऑर्डर? 2 क्रॉस, या फिर हो सकता है n की जगह p भी आ जाए, 2 क्रॉस p भी आ सकता है। ये रखा 2 क्रॉस n। हाँ 2 क्रॉस p नहीं होगा बच्चों यहाँ पे, मतलब 2 क्रॉस p भी होगा लेकिन वो ऑप्शन में p क्रॉस 2 नहीं होगा, क्योंकि ऑर्डर को तुम बदल दे रहे हो बच्चों। रो कॉलम में कर दो, कॉलम को रो कैसे कर सकते हो बच्चों? वो माइनस कर रहे हो ना, माइनस कर, जैसे प्लस करने पे ऑर्डर चेंज तो होता नहीं बच्चों। जैसे आप तुम इसको जोड़ोगे तो जोड़ने के बाद क्या आंसर आएगा? या तो p क्रॉस k आएगा
या फिर क्या आएगा बोलो, एन क्रॉस, या तो ये आएगा या तो ये आएगा। x माइनस जेड का 2 क्रॉस n या 2 क्रॉस p रहेगा, क्योंकि वो दोनों इक्वल है ना आपस में। हाँ तो 2 क्रॉस n इक्वल टू 2 क्रॉस p हाँ। ऑर्डर जो है वो इक्वल है ना। हाँ दोनों का ऑर्डर सेम होंगे, तो हाँ कोई तो ये आएगा या तो ये आएगा बच्चों। चलो अब डालो बच्चों हेडिंग आव्यूह का परिवर्त, डालो बच्चों हेडिंग आव्यूह का परिवर्त, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। आव्यूह का परिवर्त सिंपल सा है, जल्दी से इसको देख लेते हैं और इसे खत्म करते हैं बच्चों आज। परिवर्त ट्रांसपोज बोलते हैं। हाँ देखो बच्चों, परिवर्त का मतलब क्या होता है, परिवर्त को अगर पूरा कंप्लीट करो, परिवर्तन से बना परिवर्त। परिवर्तन का मतलब होता है जब किसी चीज को बदल देते हैं। ट्रांसपोज करना मतलब कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना क्या होता है, ट्रांसपोज होता है कि नहीं होता है। ट्रांसपोर्टेशन नाम सुना होगा, एक स्थान से मतलब वाहन जो होता है ले जाता है, ट्रांसपोर्ट करता है बच्चों। तो उसी प्रकार से आव्यूह का ट्रांसपोज होता है, परिवर्त होता है। तो परिवर्त का मतलब क्या होता है कि बदलना। मतलब सिंपल सी बात करें कि मैट्रिक्स अगर तुम्हें दे दी गई है, तुम उसको बदल दो। बदलने का मतलब कि जो रो में लिखा है उसको कॉलम में लिख दो, और जो कॉलम में लिखा है उसको रो में लिख दो, तो उसे क्या बोलते हैं बच्चों, आव्यूह का परिवर्त बोलते हैं, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स बोलते हैं। जब किसी भी आव्यूह के रो को कॉलम में लिखते हैं और कॉलम को किसमें लिखते हैं बच्चों, रो में लिख दिया जाता है, तो उसे क्या बोला जाता है, आव्यूह का परिवर्त। एग्जाम्पल के रूप में देखा जाए, जैसे एक मैट्रिक्स लिखी है A इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका ऑर्डर कितना है बच्चों, 2 क्रॉस 3, 2 क्रॉस 4। सही, हमने तुम लोग को चेक कर रहे थे, देख रहे नहीं देख रहे हो, 2 क्रॉस। ठीक है, तो अगर इसको परिवर्त करना है तो परिवर्त करने के लिए जो रो देख रहे हो इसको कॉलम में लिख दिया जाएगा। तो ये लंबी लाइन हो जाएगी ऐसे, यहाँ 1 और ये 5 6 7। अब देखो ये 1 5 यहाँ लिखा था, देखो 1 5 यहाँ पे आएगा, 2 6 यहाँ लिखा था, देखो 2 6 यहाँ आ गया। एक करोगे दूसरा अपने आप से बन के आ जाएगा। तो इसको बोलते हैं क्या, आव्यूह का परिवर्त। इसको हम लोग जैसे ये आव्यूह को A से निरूपित करते हैं, ये आव्यूह का क्या है, परिवर्त है। तो आव्यूह के परिवर्त को हम लोग किससे निरूपित करते हैं, A डैश से। क्या है, A डैश से, डैश। और डैश, या फिर इसे कभी कभी A की पावर T से भी निरूपित करते हैं, इसका ऑर्डर उल्टा हो जाएगा। हाँ ये भी सुन लो, A की पावर T से भी निरूपित करते हैं। T का मतलब क्या होता है, हाँ हमेशा उल्टा हो जाएगा, राइट है। ठीक है, तो जरा लिख लो। हाँ अरे रुक जाओ, अभी और इसमें, यदि किसी आव्यूह की पंक्तियों तथा स्तंभों को, यदि किसी आव्यूह की पंक्तियों तथा स्तंभों को परस्पर विनिमय करने पर, विनिमय समझते हो क्या, विनिमय इंग्लिश में होता है इंटरचेंज, इंटरचेंज होता है विनिमय, लिख लेना बच्चों अगर ना मालूम हो तो। विनिमय मतलब इंटरचेंज, इंटरचेंज समझते हो बच्चों, हाँ अदला बदली। इंटरचेंज मतलब विनिमय करने से प्राप्त होने वाला आव्यूह, विनिमय करने से प्राप्त होने वाला आव्यूह A का परिवर्त कहलाता है, A का परिवर्त कहलाता है। विनिमय करने से प्राप्त होने वाला आव्यूह परिवर्त कहलाता है। इसे A डैश, इसे A डैश या A की पावर T से निरूपित करते हैं। इसे A डैश या A की पावर T से निरूपित करते हैं। देखो बच्चों, जैसे एग्जांपल में A इक्वल टू मान लो लिखा है AIJ M क्रॉस N, जब इसका तुम ट्रांसपोज करोगे तो क्या लिखोगे यहाँ पे, A J I और
सही बात है भाई, जहाँ आई था वहाँ जे पहुंच गया, जहाँ जे था वहाँ आई पहुंच गया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आई? आई और जे याद है तुम्हें? शुरुआत में 1 1 1 2 1 3 1 4 लिखवाया था, इसे 1 2 लिखा है तो मतलब पहली रो दूसरी कॉलम। अब वो पहुंच गया दूसरी रो पहली कॉलम में, तो उल्टा करना है बच्चों। यहाँ पे नहीं आया क्या मीनिंग समझे? बोलो जो लिखा है समझना है, इसको ए डैश बोले या फिर ए की पावर टी बोले, ठीक है, लिख लो इसको। और एक बात ये भी गौर करो, ऑर्डर कभी चेंजमेंट हुआ बच्चों, क्यों चेंज होता है? क्योंकि वो सब आपस में बदल जाते हैं। परिवर्त के गुणधर्म, 4 गुणधर्म है, इसके लिखवा देते हैं। आव्यूह के गुणधर्म, आव्यूह के परिवर्त के गुणधर्म, सॉरी, आव्यूह के परिवर्त के गुणधर्म, आव्यूह के परिवर्त के गुणधर्म। पहला गुणधर्म देखो बच्चों, कोई मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज किया, समझना, और फिर उसका ट्रांसपोज कर दिया तो क्या बन जाएगा? सिंपल बात है, पहले ट्रांसपोज करो फिर ट्रांसपोज करो, तो मतलब ए डैश का होल डैश क्या बन जाएगा? ए। सेकेंड रूल बच्चों, ए प्लस बी का होल डैश लिखा है या माइनस का लिखा है, तो इसमें तुम अलग अलग कर सकते हो, ए डैश प्लस माइनस, अगर प्लस लगा है तो प्लस, माइनस लगा है तो माइनस, ठीक है। दूसरी चीज, अगर कोई स्केलर नंबर है, के कोई स्केलर नंबर है बच्चों, के डैश है, तो के पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बाहर कर सकते हो, के डैश दे सकते हो बच्चों, ठीक है। लास्ट ए बी का होल डैश, अगर ए बी का होल डैश लिखा है तो तुम इसको बी डैश ए डैश, ठीक है, उल्टा हो जाएगा बच्चों। ए बी का होल डैश लिखा तो क्या हो जाएगा? बी डैश, उल्टा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका ऑर्डर चेंज हो रहा है। हाँ राइट, ऑर्डर चेंज हो जाएगा ना, यहाँ पे गुणा ही नहीं हो पाएगा उसका बच्चों, तो ऑर्डर यहाँ पे बी डैश इंटू ए डैश हो जाएगा, ठीक है। ये 4 गुणधर्म यहाँ पे लिख लो बच्चों। आप देखते हैं बच्चों एग्जाम्पल नंबर 20, एग्जाम्पल नंबर 20 उसी के बेस पे क्वेश्चन दे रखे हम लोग को। जरा बोलो, यदि ए बराबर 3, ये कोटि है 2 3, हाँ 3 रूट 3, 2 हाँ 4 2 0, 420, हाँ बी इक्वल टू 2 माइनस 1 2 2 2 1 2 4, ठीक है। क्या है कि निम्नलिखित को सत्यापित कीजिए। देखो पहला क्या है बच्चों, ए डैश का होल डैश, समझना बच्चों, ए दे रखा है यहाँ पे, अब इसका पहले ए डैश निकालो, ए डैश इक्वल टू बोलो ध्यान देना, ये ऐसे बनेगा 3 रूट 3 और ये 2 4 2 0। अब इसका फिर ट्रांसपोज करो, फिर वही आ करोगे तो फिर वही बदल जाएगा, 3 रूट 3 2 यहाँ जाएगा 420, और 4 2 0। क्या ये फिर से भाई ए बन गया क्या? बराबर 8, बोलो जो नहीं बना। नेक्स्ट ए प्लस बी करो, पहले ए प्लस बी का होल डैश, पहले ए प्लस बी करो तो बच्चों 3 2 5 रूट 3 माइनस 1 ऐसे रहेगा, 2 2 4 5 7 4 कहाँ जोड़ रहे हो भैया, जोड़ना नहीं यार। ए प्लस बी का होल डैश करो, नहीं नहीं पहले होल डैश ऐसा कर दो बच्चों, 5 रूट 3 माइनस 1 अपॉन 4 5 4 4, ये ए प्लस बी का होल डैश आ गया। हाँ। अब ए डैश निकालो, ए डैश निकाला था भी थोड़ी पहले, निकाल दिया, ये लिखते हैं भैया, ठीक है। ए डैश निकाला बच्चों, समझना है। बी अब बी डैश निकालो, 2 माइनस 1 2 माइनस माइनस 1 2 1 4, अब इन दोनों को ऐड करो, अब ए डैश प्लस बी डैश करें ना, वो ए प्लस बी किया था मैंने, 3 2 5
5 4 5 अरे 4 5 रूट 3 माइनस 1 3 माइनस 10 2 2 4 2 2 4 2 2 4 4 बराबर है अन्यथा के बी का होल डैश इक्वल टू के बी डैश। तो बच्चों के बी का होल डैश बराबर के बी डैश हो जाएगा याला के बी बता रहे, चलो नोट बता रहे हो उसको। अबे टाइम 3.3 ओपन करो बच्चों, होमवर्क करना है तुम लोग को। चला गया तो 3.3 ओपन करो, क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट करना है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट करना है, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6, बस 6 तक कंप्लीट करना है बच्चों, ठीक है 6 तक कंप्लीट करना है। और इसमें क्वेश्चन नंबर 3 पे ध्यान देना बच्चों, वो ए डैश दे रखा है, ठीक है तो ए डैश को फिर तो तुम डैश करोगे तो ए आ जाएगा बच्चों, ठीक है तो थोड़ा ध्यान से करना। बी में डैश नहीं है। नहीं बी पे डैश, तो यहीं तकते हैं, इसके आगे बच्चों कल बताएंगे, ठीक है।